हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दो न्यूज़पेपर आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों आर्टिकल जो है वो यूपीएससी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें न्यूक्लियर एनर्जी पर बात हुई है कि न्यूक्लियर एनर्जी में जहाँ पर हम लोग यूरेनियम को एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करते हैं ताकि फ्यूजन रिएक्शन कैरी ऑन कर सके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, वैसा ही एक अल्टरनेटिव जो है दोस्तों थोरियम के बारे में इन दोनों आर्टिकल में बात हुई है। अब ये आर्टिकल लिखने वाले जो पर्सन है वो इस फील्ड के एक्सपर्ट है जिनका नाम है अनिल काकोडकर, जो कि फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया रह चुके हैं। साथ ही वो फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी रह चुके हैं और इन्होंने जो पोखरण 2 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसमें भी मेजर रोल प्ले किया था और जो इंडिया की इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट में भी इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। और इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे तीनों पद्म अवार्ड से सम्मानित भी किया था। अब इन्होंने अगर न्यूज़पेपर में लास्ट 6 मंथ में 2 आर्टिकल लिखे हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि पहला आर्टिकल है कि हाउ थोरियम कैन पावर इंडियाज 100 गीगावाट बाय 2047 मिशन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि हमें बाय 2047 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, वो भी न्यूक्लियर रिसोर्स से। अब दोस्तों इसमें हम लोग यूरेनियम को यूज़ करते हैं। क्या अकेला यूरेनियम सफिशिएंट होगा जिससे कि हम लोग 100 गीगावाट इतना न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो भी बाय 2047? जस्ट 20 साल ही तो बचे हैं उस रेंज में। और सेकंड आर्टिकल जो है वो ये कि व्हाई थोरियम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल कैन हेल्प, कि जो 20 सालों में 100 गीगावाट का जो टारगेट अचीव करना है वो टारगेट हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम पर रिलाई करके नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो उसके लिए हमें एक अल्टरनेट न्यूक्लियर फ्यूल डेवलप करना होगा और उससे रिलेवेंट टेक्नोलॉजीज, रिएक्टर्स को भी डेवलप करना होगा, जो है थोरियम। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने न्यूक्लियर सेक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक प्लान की शुरुआत की थी, जिस प्लान को कहा जाता है 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लान, जिसकी पहली स्टेज में यूज़ होना था यूरेनियम 235 एज अ फ्यूल, सेकंड स्टेज में यूज़ होना था प्लूटोनियम 239 एज अ फ्यूल और थर्ड स्टेज में यूज़ होने वाला था थोरियम। अब दोस्तों इंडिया ने इस प्लान में कहाँ तक प्रोग्रेस की है? क्या हम लोग थर्ड स्टेज तक पहुँचे हैं? क्या थर्ड स्टेज में थोरियम यूज़ करने के लिए जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, जो रिएक्टर्स है, क्या हमने डेवलप किए या दुनिया के किसी और देश ने उनको डेवलप किया है या नहीं? ये इस आज के वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है कि इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो प्रोग्राम क्या है, कौन से स्टेज में कौन सा फ्यूल यूज़ होने वाला है, जिसमें यूरेनियम भी यूज़ होगा, प्लूटोनियम भी यूज़ होगा, थोरियम भी यूज़ होगा। तो थोरियम जो है वो कौन से स्टेज में यूज़ होना एक्सपेक्टेड था, साथ ही थोरियम को एज अ फिजाइल मटेरियल कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो भी इसमें समझने की कोशिश करेंगे। फिर दोस्तों बात आएगी इंडिया का जो सेकंड स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसे हम लोग FBR कहते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इस सेक्टर में हमने कितनी डेवलपमेंट की है? जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया ने FBR का प्रोटोटाइप डेवलप किया है, जिसकी फ्यूलिंग अभी रिसेंटली हुई थी, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी अटेंड किया था। अब जैसे ये प्रोटोटाइप एक्टिव हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करेगी। यानी दोस्तों उसमें टाइम लगेगा। फिर थर्ड स्टेज जिसमें थोरियम यूज़ होने वाला है, अब उसे गवर्नमेंट नॉर्म जो एक्सपेक्टेशंस है उनके हिसाब से 30 से 40 साल, 50-60 साल भी लग सकते हैं। तो उस प्रोसेस को कैसे फास्ट ट्रैक करें, क्योंकि बाय 2047 अगर हमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है 100 गीगावाट, तो हमें थोरियम वाला जो सेक्शन है, जो थर्ड स्टेज है, उसे फास्ट ट्रैक करना होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस यहाँ पर बताए हैं, उन सॉल्यूशंस को भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है दोस्तों चाइना की, और चाइना ने जो न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप किया है जिसे TMSR कहते हैं, थोरियम मोल्टेड सॉल्ट रिएक्टर, जो कि थर्ड स्टेज रिएक्टर है। और चाइना ऐसी इकलौती कंट्री है जिन्होंने थर्ड स्टेज यानी थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रोटोटाइप बनाया है। साथ ही हम लोग ये भी समझेंगे कि यूरेनियम बेस्ड जो न्यूक्लियर प्लांट है और जो थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट होंगे उनमें क्या डिफरेंस होगा, कौन सा सेफ होगा रेडिएशन के हिसाब से, कौन सा सेफ होगा प्रोलिफरेशन के हिसाब से, और कौन सा सेफ होगा दोस्तों एज अ फ्यूल के कॉन्टेक्स्ट में जो लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा। तो आज के इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को हम समझेंगे जो कि यूपीएससी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे श्रीराम IAS के एक्सपर्ट्स मेंटोर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हो। उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर भी अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब
न्यूक्लियर एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि इंडिया के सामने सबसे बड़ा इशू जो है वो है दोस्तों एनर्जी क्राइसिस। हम लोग एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है। फिर बात अगर वो आती है दोस्तों फॉसिल फ्यूल्स की, जो एनर्जी के मेन सोर्स है, जिसके लिए हम लोग 80 to 90% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। उसके बाद दोस्तों इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो 2040 में लगभग डबल होना एक्सपेक्टेड है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करनी है, हमें फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन, चाहे फिर वो पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो या कोल हो, इनका कंजम्पशन हमें रिड्यूस करना है। और इसमें दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी जो है एक सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एक बेस लोड फैक्टर हमें प्रोवाइड करेगा जो कि 24/7 एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज करते हुए डिसाइड किया है कि हमें बाय 2047 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, वो भी न्यूक्लियर सेक्टर से। और जिस मिशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी जो एनर्जी के सोर्सेस है वो कॉस्टली है, अनसस्टेनेबल है और रिस्की भी है, पोल्यूटिंग भी है। तो हमारे लिए अभी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950s में ही एक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था। इस प्रोग्राम को कंसेप्चुअलाइज किया था डॉक्टर होमी जे भाभा ने, और इसकी स्टार्ट में हमारा पहला जो फोकस था वो था दोस्तों स्टेज 1। स्टेज 1 में जो रिएक्टर्स बनते हैं इनको कहा जाता है प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। अब हेवी वाटर जो कि D2O होता है, यानी ड्यूटेरियम वाला होता है, जिसे हम लोग D2O लिखते हैं। अब यहाँ पे ड्यूटेरियम का रोल जो था वो एज अ मॉडरेटर भी था और एज अ कूलेंट भी था। और ये फर्स्ट स्टेज रिएक्टर, जिन्हें हम लोग प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर कहते हैं, इनमें फ्यूल यूज होना था दोस्तों यूरेनियम। अब वो भी यूरेनियम का एक आइसोटोप, जिसे हम कहते हैं यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 ये फिजाइल मटेरियल है, पर जो नेचुरल यूरेनियम जो हम लोग माइन करते हैं वो होता है दोस्तों यूरेनियम 238। अब इस यूरेनियम 238 को कन्वर्ट करना होता है यूरेनियम 235 में, जिसे हम लोग इनरिचमेंट भी कहते हैं। अब न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए जो ये इनरिचमेंट लेवल है ये मोर देन 80% 90% होना चाहिए, पर न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है उसके लिए इनरिचमेंट लेवल जो है वो 5 से 20%, 5 to 20% इनफ होता है, जिससे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग फ्यूजन रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों फर्स्ट स्टेज रिएक्टर में एक्सपेक्टेड था कि यूरेनियम 235 एज अ फिजाइल मटेरियल काम करेगा और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। साथ ही जो रिमेनिंग 80% है यहाँ पर यूज़ किया जाता है यूरेनियम 238। अब ये जो यूरेनियम 238 है ये इस प्रोसेस में जहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, उन न्यूट्रॉन को कैप्चर करके वो कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम 239 में। अब दोस्तों प्लूटोनियम 239 ये भी अपने आप में एक रेडियो एक्टिव फिजाइल मटेरियल है, और ये जो स्पेंट फ्यूल फर्स्ट स्टेज में एक्सपेक्टेड था, इस फ्यूल को हम यूज़ करने वाले थे सेकंड स्टेज में। तो दोस्तों सेकंड स्टेज का जो फ्यूल है प्लूटोनियम 239 वो प्रोड्यूस होना था, एक्सट्रैक्ट होना था एज अ स्पेंट फ्यूल फ्रॉम द स्टेज 1। तो दोस्तों इंडिया में आज जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो सारे फर्स्ट स्टेज है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स है। तो इंडिया के पास बहुत सारा स्पेंट फ्यूल की इन्वेंटरी जो है वो हमारे पास अभी है। तो सेकंड स्टेज रिएक्टर, जिन्हें कहा जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR, इनमें फ्यूल यूज होना था प्लूटोनियम 239 जो हमें मिलता फर्स्ट स्टेज से। अब प्लूटोनियम 239 जो है ये फिजाइल रिएक्शन के प्रोसेस में जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती। पर दोस्तों यहाँ पर प्लूटोनियम 239 के साथ ही यूरेनियम 238 को भी यूज करना था, प्लस थोरियम 232 को भी यूज करना था। जी हाँ दोस्तों, थोरियम का जो एटॉमिक नंबर आता है वो है 232। अब दोस्तों इस रिएक्शन में क्या होता है, इसे ब्रीडर क्यों कहा जाता है वो हमें समझना है। तो दोस्तों प्लूटोनियम 239 तो स्प्लिट हो जाएगा, फिजन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, पर जो यूरेनियम 238 है ये इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन को एक्वायर करेगा और वापस कन्वर्ट हो जाएगा 239 में। यानी ये जो रिएक्टर है ये ब्रीड करते हैं, ये एनर्जी का जो फ्यूल है प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करते हैं, करके इन्हें ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे प्लूटोनियम 239 फर्स्ट स्टेज का है, वो तो यूज होने वाला था एज अ फ्यूल, और इन प्रोसेस हमें यूरेनियम 239 से और प्लूटोनियम 239 मिल जाता। साथ ही जो थोरियम 232 है यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि ये यूरेनियम ग्रास्प करके ये कन्वर्ट होगा यूरेनियम 233 में। अब दोस्तों यूरेनियम 233 जो है ये प्रोड्यूस होना था एज अ स्पेंट फ्यूल सेकंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, और इसी यूरेनियम 232 पर बेस्ड थी हमारी
थर्ड स्टेज जो थोरियम बेस्ड थी। यानी दोस्तों सेकंड स्टेज में हम लोग थोरियम को एज अ फर्टाइल मटेरियल यूज़ करते जिससे कि हमें यूरेनियम 233 मिल जाता, जिसे हम लोग थर्ड स्टेज में यूज़ करते न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम था, जिसमें पहले स्टेज में यूज़ होना था यूरेनियम 235, सेकंड स्टेज में यूज़ होना था प्लूटोनियम 239 और थर्ड स्टेज में यूज़ होने वाला था यूरेनियम 233 जो कि थोरियम से कन्वर्ट होकर बनता। अब दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक के है? तो आज के डेट में इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सारे फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। सेकंड स्टेज जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसे इंडिया डेवलप कर रहा है और इसका प्रोटोटाइप भी इंडिया ने डेवलप किया है, जिसे हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। और जो थर्ड स्टेज है जिसमें हमने एज अ थोरियम को एज अ फ्यूल यूज़ करना था ताकि उससे हमें यूरेनियम 233 मिले और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, वो प्रोसेस जो है उसे अभी टाइम है, यानी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से उसे 50 साल 60 साल भी लग सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट है बाय 2047 100 गीगावाट का, उसके लिए अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम पर डिपेंडेंट है। तो फिर यूरेनियम के इश्यूज़ क्या है? तो दोस्तों यूरेनियम का इशू जो आता है उसे भी देखेंगे। पहले इंडिया में जो फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कितने हैं? तो दोस्तों आज की डेट में इंडिया में टोटल 25 न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव है और ये 7 लोकेशन पर है। और वो 7 लोकेशन जो मेजर है उसमें राजस्थान में दोस्तों कोटा के पास है रावत भाटा, फिर गुजरात में काकरापार करके एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसके बाद महाराष्ट्र में तारापुर करके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फिर उसके बाद कर्नाटका में कैगा करके एक प्लेस है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्टिव है, और उसके बाद तमिलनाडु में 2 है जिसमें एक है दोस्तों कुडानकुलम और एक है कलपक्कम। और उसके बाद अगर बात करें तो यूपी में है दोस्तों नरोरा। अब ये 7 लोकेशन है जहां पर इंडिया के जो न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्रॉक्सीमेटली 25 न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एडिशनल जगहों पर न्यूक्लियर प्लांट को प्रपोज किया है। उनमें जो है दोस्तों वो है गोरखपुर हरियाणा वाला, फिर दोस्तों राजस्थान में ही सेकंड प्लेस है जिसे कहते हैं माही बंसवाड़ा, फिर गुजरात में भी एक सेकंड प्लेस है जिसे कहा जाता है मीठी वर्दी, और महाराष्ट्र में भी सेकंड प्लेस है जिसे कहा जाता है जैतापुर। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कोवाडा करके एक प्लेस है, वेस्ट बंगाल में हरिपुर करके एक प्लेस है, और दोस्तों मध्य प्रदेश में भीमपुर करके एक प्लेस है। ऐसे ये जो प्लेसेस है यहाँ पर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रपोज्ड है। अब इसमें खासियत ये है कि ये सारे के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि है प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, जिनमें फ्यूल यूज़ होता है यूरेनियम। अब दोस्तों यूरेनियम का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उसकी माइंस नहीं है। जो माइंस है उनसे हम लोग सफिशिएंट यूरेनियम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि जो उनकी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो अभी न्यूक्लियर सेक्टर है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है। हम लोग यूरेनियम फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं जिसमें कजाकिस्तान मेजर रोल प्ले करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी बाय 2047, अब इस मिशन को अचीव करने के लिए हमें न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम को इंपोर्ट करना होगा, जो कि होगा दोस्तों लगभग 18 से 20,000 टन। अब दोस्तों आज की डेट में इतना यूरेनियम जो है ये दुनिया में जितना भी यूरेनियम प्रोड्यूस होता है उसका 1/3 है। यानी दोस्तों आज जितना यूरेनियम प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/3 यूरेनियम की हमें ज़रूरत होगी अगर हमें 100 गीगावाट के टारगेट को अचीव करना है। अब इंडिया उसकी न्यूक्लियर पावर को एक्सपांड कर रहा है, वैसे दुनिया के बाकी देश भी न्यूक्लियर पावर को एक्सपांड कर रहे हैं। तो उसमें दोस्तों अभी पूरी दुनिया में न्यूक्लियर पावर जो है वो 380 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और जो एक्सपेक्टेड है बाय 2047 कि वो 1400 गीगावाट तक जाएगा। अब 1400 गीगावाट इतना पावर प्रोड्यूस करने के लिए जो यूरेनियम की ज़रूरत होगी वो होगी दोस्तों नियर अबाउट 8 मिलियन टन, और दुनिया में इसका प्रोडक्शन जो है इसकी माइनिंग जो है वो बढ़ानी होगी। उसके बावजूद जितना भी अभी नोन जो रिसोर्स है यूरेनियम के, तो उन्हें हम लोग मैक्सिमम 30 ईयर्स तक ही यूज़ कर पाएंगे। यानी अगर हम लोग यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते भी हैं, उन्हें रन भी करते हैं, और उसके लिए अगर फ्यूल को कॉस्टली फ्यूल को इंपोर्ट भी करते हैं, तो भी हम लोग हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक रन कर पाएंगे। उसके बाद यूरेनियम जो फ्यूल है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि हमें अल्टरनेट फ्यूल चाहिए। अब अल्टरनेट फ्यूल में कौन मेजर रोल प्ले कर सकता है? तो वो है दोस्तों थोरियम। अब थोरियम क्यों? तो दोस्तों इंडिया के पास थोरियम का
बहुत बड़ा रिजर्व है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व जो है थोरियम का वो इंडिया के पास है, जो कि हमें कोस्टल मोनेजाइट सैंड के फॉर्म में मिलता है। इंडिया का जो कोस्टल एरिया है उसमें अगर पर्टिकुलरली बात करें तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनकी जो कोस्टल एरिया में जो सैंड है वो मोनोजाइट सैंड है जिसमें थोरियम है। तो इंडिया के पास थोरियम का वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्वायर है। और अगर हम थोरियम से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करें तो हमारा जो यूरेनियम पे डिपेंडेंस है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, और थोरियम से हम लोग हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल भी कर सकते हैं, और बाय 2047 वाला जो टारगेट है उसे अचीव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल भी होगा, सस्टेनेबल फ्यूल भी होगा, और जिससे हमारा यूरेनियम पर जो डिपेंडेंट है एज अ फ्यूल डिपेंडेंट जो है उसे हम रिड्यूस कर पाएंगे। यानी दोस्तों 100 गीगावाट का जो टारगेट है उसे भी अचीव कर सकते हैं, और आने वाली सेंचुरीज तक भी हम लोग हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट थोरियम से फुलफिल कर सकते हैं। और थोरियम का एक जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि अभी फर्स्ट स्टेज में जो यूरेनियम यूज़ होता है उससे जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, अगर हम लोग उन तीनों स्टेज को रन करें, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जो कि थोरियम बेस्ड है, तो दोस्तों अभी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना उससे हम लोग 50 to 100 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। और इसीलिए थोरियम बेस्ड या ये तीनों स्टेज वाले जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इन पर बहुत कम देश है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिनमें फ्रांस है, इंडिया है, रशिया है और चाइना है। तो दोस्तों इस कॉन्टेक्स्ट में थोरियम जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थोरियम बेस्ड अगर पावर प्लांट हम जनरेट कर पाते हैं तो फर्स्ट स्टेज का जो स्पेंट फ्यूल है, सेकंड स्टेज का जो स्पेंट फ्यूल है उसे हम लोग रिसाइकल कर पाएंगे, रीयूज़ कर पाएंगे, और 50 to 100 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो दोस्तों फिर बात कहाँ पर अटकी है? जैसा कि हमने देखा कि इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट है। फिर बात आई कि फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो स्पेंट फ्यूल होता है जो कि है दोस्तों प्लूटोनियम 239, अब इसे यूज़ होना था सेकंड स्टेज में। तो हम सेकंड स्टेज में कहाँ तक पहुँचे? तो दोस्तों सेकंड स्टेज जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसका इंडिया ने प्रोटोटाइप डेवलप किया है, जिसे डेवलप किया है कलप्पकम में, और जिसकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की। और दोस्तों इसका नाम है भाविनी। और जैसा कि प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर में कूलेंट करके हम लोग हेवी वाटर को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कूलेंट करके यूज़ होता है दोस्तों लिक्विड सोडियम। अब ये रिएक्टर जो है ये प्रोटोटाइप फेज़ में है, अब ये एक्टिव होगा, प्रॉपर इसकी वर्किंग होगी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करेंगे। और यही जो स्टेज है जिससे एक्सपेक्टेड था कि ये थोरियम 232 को कन्वर्ट करे यूरेनियम 233 में, जिसे हम लोग यूज़ कर पाएंगे थर्ड फेज में। तो दोस्तों जब ये स्टेज एक्टिव होगी तब जाकर कहीं हमारे पास एक स्पेंट फ्यूल की इन्वेंटरी क्रिएट होगी जिसे हम लोग थर्ड स्टेज में यूज़ कर पाएंगे। अब थर्ड स्टेज के न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी इन प्रोसेस ही है। तो अब ये पूरी प्रोसेस को यानी थर्ड स्टेज को एक्टिव करने के लिए हमें कम से कम 30 से 40 साल लग सकता है। अब इसी पर एक सोल्यूशन हमें दिया गया है, और ये सोल्यूशन जो दिया है वो अनिल काकोडकर जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया के पास जो फर्स्ट फेज रिएक्टर है जिनमें हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल जो यूज़ करते हैं वो है दोस्तों यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। अब इनके साथ अगर हम लोग थोरियम को भी कंबाइन कर दें, ओके, इनके साथ अगर हम लोग थोरियम 232 को भी अगर कंबाइन कर दे, जिसे कहा जाता है HALEU यानी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कि हाईली एसे लो इनरिच यूरेनियम, यानी फिजाइल मटेरियल के साथ फर्टाइल मटेरियल भी अगर हम लोग पुटअप कर देते हैं तो ये यूरेनियम, ये जो थोरियम 232 है, ये न्यूट्रॉन को ग्रास्प करके यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम लोग डायरेक्टली थोरियम बेस थर्ड स्टेज में यूज़ कर सकते हैं। यानी फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि यूरेनियम 232 जो कि थर्ड स्टेज में यूज़ होने वाला है उसे पहले स्टेज में हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ट्रायल्स करने होंगे, टेस्ट करने होंगे, जिसके लिए हमारे जो इंटरनेशनल सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो हमारे काम आ सकते हैं। और अगर ये टेस्टिंग सक्सेसफुली होती है तो हमें सेकंड स्टेज के सक्सेस का, उसके इम्प्लीमेंटेशन का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम लोग डायरेक्टली थर्ड स्टेज पर स्विच हो जाएंगे। तो यानी अभी अगर हम लोग करंट टाइमलाइन के हिसाब से चलेंगे तो हमें दोस्तों 50 साल, 60 साल, 70 साल लग सकते हैं। पर अगर ये प्रोसेस सक्सेस होती है कि पहले ही स्टेज में प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर में ही अगर हम लोग थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर ले, तो हम लोग जो थर्ड स्टेज का इम्प्लीमेंटेशन है उसे फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। यानी 20 से 30 साल में हम लोग थर्ड स्टेज की ऑपरेशनैलिटी अचीव कर सकते हैं। ये यहाँ पर सजेशन है।
तो दोस्तों थर्ड स्टेज के लिए हमें चाहिए थोरियम 232, जिसे हमें कन्वर्ट करना होगा, फर्टाइल बनाना होगा यूरेनियम 233 में, और जिसमें फर्स्ट स्टेज भी मेजर रोल प्ले कर सकती है, जिसके बेसिस पर हमारा थर्ड स्टेज रिएक्टर, जिसे हम कहते हैं TMSR, फर्स्ट स्टेज रिएक्टर को कहते हैं प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, सेकंड स्टेज को कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और थर्ड स्टेज को कहते हैं थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। और इस रिएक्टर में दोस्तों एज अ फ्यूल यूज होने वाला है थोरियम 232, जिसे हम सेकंड स्टेज में या फर्स्ट स्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं यूरेनियम 233 में, जिसके बेसिस पर ये रिएक्टर रन होगा। अब दोस्तों इस रिएक्टर में और जो यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर है उसमें क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर में जो फ्यूल है वो सॉलिड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, सॉलिड रॉड के, पर जो थर्ड स्टेज थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है यहाँ पर फ्यूल यूज़ किया जाएगा लिक्विड मोल्टन सॉल्ट के फॉर्म में। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हाइयर वेस्ट क्रिएट होती है, स्पेंट फ्यूल की इन्वेंटरी क्रिएट होती है, न्यूक्लियर वेस्ट क्रिएट होता है, जबकि थर्ड स्टेज जो है इसमें वेस्ट जो है वो बहुत लोअर कन्वर्ट होता है, बहुत ही लो क्वांटिटी में न्यूक्लियर वेस्ट क्रिएट होता है, इसीलिए इसका ऑपरेशन जो है वो सेफर है। यहाँ पे हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है, जबकि ये थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये लो प्रेशर में भी काम करता है। दोस्तों ये इसके एडवांटेजेस है। अब इसके बेनिफिट इंडिया को क्या होंगे? इसके इंडिया को जो बेनिफिट है वो ह्यूज है, क्योंकि हमारे पास थोरियम का रिजर्व बहुत ज़्यादा है, हमारे पास दुनिया का सबसे ज़्यादा थोरियम का रिजर्व है। उसके साथ ही हम लोग क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, और हमारा जो यूरेनियम पर डिपेंडेंस है वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि यूरेनियम बहुत कॉस्टली फ्यूल है। और दोस्तों थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग 50 to 100 टाइम्स ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो चीप होगी और अफोर्डेबल भी होगी। इसीलिए दोस्तों थर्ड स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने क्या क्या सीखा? तो आज के इस आर्टिकल में हम लोगों ने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट को समझा, प्रोग्राम को समझा कि पहले स्टेज में यूज़ होने वाला है यूरेनियम, सेकंड स्टेज में यूज़ होने वाला है प्लूटोनियम, जो कि हमें मिलता फर्स्ट स्टेज के स्पेंट फ्यूल से। थर्ड स्टेज में यूज़ होने वाला था थोरियम, जो कि हमें मिलता सेकंड स्टेज के स्पेंट फ्यूल से। तो अब हम लोग फर्स्ट स्टेज में ही कुछ एक्सपेरिमेंट करके, चेंजेस करके थर्ड स्टेज के लिए लगने वाले यूरेनियम 233 को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी दोस्तों हम लोग थोरियम को डायरेक्टली फर्स्ट स्टेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि उसे थर्ड स्टेज रिएक्टर में यूज़ कर पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था, सो थैंक यू वेरी मच।